मैं शांति पाने के लिए जंगलों में गया। एरिज़ोना का बड़ा और कम लोगों से भरा जंगल मेरे लिए भीड़ से बचने का जरिया था। शिकार करना मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, एक थेरेपी थी, मेरे दिमाग को साफ करने और रोजमर्रा की जिंदगी के दबाव से बचने का एक तरीका। जब मैंने अपना सामान पैक किया और अपना फोन पीछे छोड़ा तो मुझे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो मैंने काफी समय से महसूस नहीं किया था। जब तक मैंने कैंप लगाया तब तक सूरज घने बादलों के पीछे छुप रहा था। इतनी शांति में मेरी आग की चिंगारी एकमात्र आवाज थी। यहाँ तारे ज्यादा चमक रहे थे, उन्हें शहर की रोशनी जो नहीं छू रही थी, और अकेलापन ने मुझे गर्म कंबल की तरह लपेट रखा था। लेकिन जंगल में मुझे कुछ और भी महसूस हुआ। उस पहली रात मैंने फुसफुसाहटों का सपना देखा, हल्की, ठीक से सुनाई न देने वाली, जैसे पानी के माध्यम से बोली जा रही हो। मैं पसीने से लथपथ होकर कई बार उठा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अगली सुबह इस बात को नजरअंदाज करते हुए मैं जंगल में और अंदर गया। एक शिकारी के जीवन में डर की कोई जगह नहीं होती। घंटों बीत जाने के बाद मैंने उसे देखा, एक घिसा पिटा, धूल से सना जूता, आधा मिट्टी में दबा हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ कचरा है, फिर मेरी नजर हड्डी पर पड़ी। वो एक पैर था, अभी भी सड़े हुए लेदर में आधा लिपटा हुआ। उसका मांस सालों पहले सड़ चुका था और पीछे छूट गया तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा। मेरे पेट में भवंडर उठने लगे और मैं घुटनों के बल गिर गया। मैं बहुत ही संभल कर मिट्टी में खोदने लगा। धरती में और भी हड्डियां थी, पैर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सामना किस चीज से हुआ है तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा कि यहाँ जरूर कोई बुरा हादसा हुआ होगा, शायद सालों पहले कोई खोया हुआ यात्री। हालांकि मेरे इस तर्क ने ज्यादा सूझ नहीं बनाई, लेकिन मेरे आगे पढ़ने के लिए काफी था। आधे दिन तक मुझे एक और लाश मिली, या फिर मुझे कहना चाहिए कि जो भी उसमें बचा हुआ था उसका एक हाथ पास के पेड़ पर एक टहनी से लटका हुआ था। उसकी उंगलियों की हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसकी पेड़ के पीछे एक बड़े पत्थर के ऊपर खोपड़ी रखी हुई थी जिसकी खोखली आंखें मुझे देख रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था जब मुझे एहसास हुआ कि यह दुर्घटनाओं की जगह नहीं थी, ये एक कब्रिस्तान था, और जिसने भी यह हड्डियां यहाँ रखी थी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उस बदबू ने मेरे कैंप तक पीछा किया, सड़े हुए मांस की बदबू जो मेरे कपड़ों पर आ गई थी, यहाँ तक कि मेरी स्किन और मेरे बालों में भी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कितना दूर चला जाऊं, वो बदबू मेरे साथ ही थी। उस रात जब मैं अपने टेंट में लेटा तो दोबारा आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार वो और भी ज्यादा तेज थी, साफ, लेकिन उन्हें समझा नहीं जा सकता था। वो हवा नहीं थी, ना ही कोई जानवर, वो आवाजें ही थी। उस रात मैं खाना खत्म कर रहा था जब मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी। वो मेरे पैरों जैसी आवाज नहीं थी, ध्यान से लिए हुए और शांत, बल्कि वो जानबूझकर लिए गए और भारी थे। हर कदम पत्तों को कुचल रहे थे और टहनियां तोड़ रहे थे। मैंने आग बुझाई और अपने शिकार में इस्तेमाल होने वाला चाकू को पकड़ते हुए नीचे झुक गया। जैसे उसके कदम मेरे टेंट के आसपास घूमे, मेरी सांसें रुक गई। फिर वो रुका। कुछ मिनट बीत गए। एक ही जगह पर देर तक बैठे रहने की वजह से मेरी मसल्स में दर्द हुआ। फिर मैंने हलचल देखी। पेड़ों के बीच एक परछाई फड़फड़ा रही थी। एक आदमी दो बड़े काले कचरे के थैलों को घसीट कर आगे बढ़ने लगा। उसने एक हुडी पहनी हुई थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उन थैलों से कुछ गीला और काला रिस रहा था और हवा एक बार फिर उस सड़ी हुई बदबू से भर गई। मैं डर के मारे जम गया और उसे देखता रहा। उसने खोदना शुरू किया। उसकी मूवमेंट एक समान थी, जैसे उसने पहले भी ये 100 बार किया हो और उसे ऐसे करने की काफी प्रैक्टिस हो। वो खुद से कभी धीरे तो कभी गुस्से में कुछ फुसफुसा कर कहने लगा, ऐसे शब्द जो मैं समझ नहीं पा रहा था। जब उसने पहला थैला खोला तो उसमें से मानव बांस की पीली चमक बाहर निकली। मैं अपनी नजरें नहीं हटा पाया। फिर मैंने एक टहनी पर अपना पैर रखा। उस आदमी का सर अचानक से उठा और उसका बुदबुदाना बंद हो गया। वो धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा अभी भी हुडी में छिपा हुआ था। कौन है वहां? उसकी आवाज तीखी, कर्कश और गुस्से से भरी थी। मेरा शरीर डर से जम गया। फिर उसने एक फावड़ा उठाया और गुस्से से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं वहां से भागा, बहुत बहुत तेज मैं वहां से भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल मुझे अपने अंदर खींच रहा है। पेड़ों की शाखाएं मेरे चेहरे और हाथ को काट रही थी। उसकी आवाज मेरे पीछे गूंज रही थी। मैंने जितना सोचा था वो मुझसे कई ज्यादा करीब था। मैं मिट्टी पर पड़ रही जूतों की आवाज से अंदाजा लगा सकता था कि वो मेरे पीछे भाग रहा था और फावड़े की मदद से टहनियों को अपने रास्ते से हटा रहा था। मेरे फेफड़े जलने लगे और मेरे पैर और नहीं भाग सकते थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने एक बार हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो मेरे बहुत पास आ चुका था। मैं लड़खड़ा कर गिर गया जमीन पर। जोर से टक्कर खाने से मेरी सांस उखड़ गई और मैं उठने के लिए छटपटाने लगा। वो लगभग मेरे ऊपर था। उसने मुझ पर वार करने के लिए फावड़ा हवा में उठा लिया था, लेकिन तभी एक आवाज हवा में गूंज उठी। दूर से हाईवे पर ट्रक की हॉर्न की आवाज। बस इतना ही काफी था। वो हैरान रह गया। उसका सर शोर की तरफ मुड़ा। उस वक्त मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भागने लगा।
मैं तब तक नहीं रुका जब तक अपने ट्रक के पास नहीं पहुंचा। चाबी ढूंढने के लिए खून से सने मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने बहुत ही मुश्किल से इंजन ऑन किया। इंजन चालू हुआ और मैं गीली मिट्टी उड़ाते हुए टायर को घसीट कर वहां से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि उन्होंने ऐसी कहानियां पहले भी सुनी हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसका सबूत देने के लिए बचा नहीं। वॉल्टर हेरोल्ड मिशेल केस ने दिसंबर 2020 में सबका ध्यान खींच लिया जब शिकार के लिए निकले कुछ शिकारियों को एरिज़ोना के प्रेस्कॉट के पास कई जगहों पर कटे हुए शरीर के अंग के साथ इंसान के अवशेष मिले। जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ये पार्ट्स एक ही विक्टिम के थे और शक 59 साल के मिशेल पर गया। वो एक बिजनेस का मालिक था जिसमें मेडिकल रिसर्च के लिए वो मरे हुए लोगों के शरीर की डील करता था, लेकिन वॉशिंगटन में अपनी कंपनी बंद करने के बाद उसने शरीर के अंगों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। मिशेल पर एरिज़ोना के जंगल में अंगों को गैर जिम्मेदारी से फेंकने का आरोप लगाया गया। उसे गिरफ्तार किया गया और उसे शव को छोड़ने या छिपाने के कई आरोप लगाए गए। इस मामले में ह्यूमन रिमेन्स को गलत ढंग से इस्तेमाल करने पर कई सवाल उठाए गए। हेलो, मेरा नाम सूजन कुनहाउसन है। मैं 51 साल की थी जब ये हुआ। 6 सितंबर 2016 का दिन एक आम दिन था। हॉस्पिटल में एक और शिफ्ट और पोर्टलैंड ओरेगन अपने घर में एक और अकेली शाम। मैंने ईआर में एक लंबी और मुश्किल शिफ्ट में काम किया था। ये रोज से कोई अलग बात नहीं थी। पेशेंट्स का आना जाना, छोटी से छोटी चोट से लेकर जानलेवा घाव सब शामिल थे। इतने सालों तक नर्स का काम करके मैंने सब कुछ देख लिया था। जब मैं आखिरकार घर आई मेरे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चैन की सांस ली। किचन से फ्रिज के चलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी और मेरी प्यारी सी बिल्ली मेरी टांग के पास आकर मचलने लगी। सब कुछ नॉर्मल लगा। मैंने अपने बैग जमीन पर फेंका और कपड़े बदलने बेडरूम की तरफ बढ़ी। जब मैं हॉलवे से गुजर रही थी तो मुझे वो जगह आम दिन के मुकाबले थोड़ी ठंडी महसूस हुई। शाम के वक्त पोर्टलैंड ऐसा ही होता है। मैं हर कमरे में गई और मैंने लाइट्स ऑन की। एक आरामदायक गर्माहट जो इस तरह की जगह के लिए सामान्य लग रही थी। फिर मैं रुक गई। मुझे यकीन था कि मैंने पहले ही हॉलवे की लाइट जला दी थी। मैं रुकी और मैंने अपना हाथ स्विच पर लगाया। मेरा पेट इस वक्त तक सख्त हो गया था और मुझे हल्की हल्की घबराहट शुरू हो गई थी। मैंने फिर भी उसे जाने दिया। तुम कल्पना कर रही हो सूसन, मैंने खुद से कहा, लेकिन यह एहसास पूरी तरह गया नहीं। मैंने धक्का देकर बेडरूम का दरवाजा खोला और लाइट जलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि स्विच ऑन होता कुछ हिला, एक परछाई। मेरे दिमाग को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला था कि इतने में वो कमरे के अंधेरे कोने से बाहर निकलकर वहां आ पहुंचा। एक आदमी। मैं उसे नहीं जानती थी। वो बूढ़ा, छोटे कद वाला और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। मुझे ये समझने में कुछ सेकंड लग गए कि वो एक हथौड़ा था। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, लेकिन मेरे शरीर ने एकदम से रिएक्ट किया। मैं फौरन पीछे हट गई। मेरा दिल जोर से धड़का। इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल मत बनाना, उसने ठंडी और रोबोट जैसी आवाज में कहा। उसकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया था कि मैं मरी हुई हूं। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं अचानक चिल्लाना शुरू कर चुकी थी और वो मेरे ऊपर कूदा। उसने मुझ पर हथौड़े से वार किया, लेकिन मैंने ठीक समय पर खुद को वहां से हटा लिया। जैसे ही हथौड़ा दीवार से टकराया, हवा मेरे सर के पास से गुजरी। उस जगह का प्लास्टर उखड़ा और मैं पीछे की ओर लड़खड़ाई। मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी थी। मैं कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। वो फिर से मेरे ऊपर चढ़ गया, इस बार और भी तेज। मेरे हाथ में जो भी सबसे पहले आया मैंने वो चीज पकड़ ली, एक लैंप, और उसके ऊपर फेंका। वो लैंप उसके कंधे से टकराकर चूर चूर हो गया, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर और गुस्सा आ गया। वो मुझे मारने आ गया था। अब ना जाने क्या होगा। मैं लिविंग रूम की तरफ दौड़ने लगी। मेरे पैर वहां पर फिसल रहे थे। वो बिल्कुल मेरे पीछे था। वो मेरे और करीब आते जा रहा था। मुझे उसकी पैरों की आवाज ठीक ठीक सुनाई दे रही थी। मुझे उसके गुस्से की गर्माहट मेरे गले के पीछे महसूस हो रही थी। उसने फिर से हथौड़ा घुमाया, पर मैं बच गई। मैंने चेयर उठाई और उसके ऊपर फेंकी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरी आवाज लड़खड़ाई, लेकिन मैं पहले से ही जवाब जानती थी। उसे न ही पैसे चाहिए थे और न ही कोई कीमती चीज। वो चाहता था कि मैं मर जाऊं। हम दोनों में झड़प हुई और वो एक मालगाड़ी की तरह मुझसे आकर टकराया। मैं उसके धक्के से जमीन पर गिर गई। उसने अपने हाथों से मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैं हर चीज से अपने बचाव की कोशिश करने लगी, हाथापाई करके, खरोच कर, पंचे और लात मारकर। सालों से नर्सिंग का काम करते करते मैं मजबूत हो गई थी और मैंने जिंदा रहने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। मैंने हथौड़ा पकड़ लिया। मैंने उसे उसकी मुट्ठी से छीन लिया। बचने की इच्छा ने मुझे ऐसी शक्ति दी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने हथौड़ा उसकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा मुड़ गया। पहली चोट से वो चौंक गया। दूसरी चोट में वो घुटने के बल था। वो रुका नहीं। उसके चेहरे से खून टपकने के बावजूद उसने एक बार फिर मुझ पर हमला किया। मैं चीख उठी।
गुस्से और डर के मिश्रण मेरे अंदर आदमी का रूप ले रहा था। मैंने फिर से हमला किया और इस बार वो गिर गया। उसका शरीर सर पर भयानक दरार के साथ फर्श पर गिर गया। घर में शांति छा गई, सिवाय मेरे हाफने की आवाज के। मैं पीछे हट गई। मेरा शरीर कांप रहा था, खून बह रहा था और मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। मेरे हाथ फोन के लिए लड़खड़ा रहे थे और मैंने 911 पर फोन किया। जो हुआ उसे बताते बताते मैं हाफने लगी। सामने से सुनाई देने वाली आवाज शांत थी, लेकिन मैं उनकी आवाज में जल्दबाजी का एहसास कर सकती थी। मदद रास्ते में थी। तभी मुझे पूरी सच्चाई हुई। उस आदमी को मेरे नाम की सुपारी दी गई थी और उसे इस काम के लिए किसने पैसे दिए थे? मेरे एक्स हस्बैंड माइकल ने। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। जिस आदमी से मैंने कभी प्यार किया था, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी जी थी, उसने मेरे कत्ल के लिए किसी को पैसे दिए। लेकिन आखिर में उसका प्लान फेल हो गया। मैं लड़ी, मैं बचकर निकली और मुझ पर हमला करने वाला कभी मेरे घर से जिंदा बचकर नहीं निकल पाया। 2006 में पोर्टलैंड ओरेगोन की एक ER नर्स सूजन कुनहाउसन अपने एक्स हस्बैंड के द्वारा हायर किए गए हमलावर से मुकाबला करती है और उसे मार डालती है। हमलावर एडवर्ड हैफे हथौड़ा लेकर उसके घर घुस गया था। छुपकर हमला होने के बावजूद सूसन ने उसे काबू करने के लिए अपना सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल किया। इस झड़प में वो हैफे को मौत के घाट उतारने में कामयाब हुई। जांच में पता चला कि उसके पति माइकल कुनहाउसन ने ये साजिश रची थी। बाद में उसे दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। सूजन की बहादुरी और तेज सोच ने जानलेवा हमले को जिंदा रहने और समझदारी की कहानी में बदल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने भाई को इतनी जल्दी खो दूंगा। केनेडी हमारे परिवार की खुशी था, जो हमें एक साथ जोड़कर रखता था। ये सब एक शाम को शुरू हुआ जब केनेडी अपना गला पकड़े हुए नीचे आया। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ फंसा हुआ है, उसने खराश भरी आवाज में कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे पर पसीना था। मॉम, जो हमेशा चिंता में ही रहती थी, उन्होंने उसे नमक के पानी से गरारे करने और आराम करने की सलाह दी। अगले कुछ दिनों में चीजें बदलने लगी। पहले तो इतना पता नहीं चला, उसके जोक मारना बंद कर दिया। आमतौर पर उसका मजाकिया बर्ताव खामोशी में बदल गया। वो घंटों अकेले अपने कमरे में बिताने लगा, यहाँ तक कि खाने के वक्त भी बाहर आने से मना करने लगा। जब मॉम ने उसे देखने के लिए दरवाजा खटखटाया तो उसने चढ़कर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। फिर एक रात मैंने उसे फुसफुसाते हुए देखा। मैं पानी लेने किचन की तरफ जा रहा था जब मैंने केनेडी के कमरे से आवाजें आती हुई सुनी। दरवाजा आधा खुला हुआ था और मुझे अंदर झांकने में झिझक नहीं हुई। केनेडी वहां खड़ा हुआ था और सीलिंग की तरफ देख रहा था। अचानक उसने मुझे गुस्से से लाल हुई आंखों से देखा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में गूंज थी। वो देख रहा है। अब बस भी करो यार, मुझे आधी रात को डराओ मत, मैंने उसे चिढ़ते हुए कहा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार भी आंख झपकाकर नहीं देखा, बल्कि वो वापस सीलिंग की तरफ घूरने लगा। बाकी के दिन पूरी तरह से भरे हुए थे। केनेडी ना तो खा रहा था और ना ही सो रहा था और उसका बर्ताव अजीब होता जा रहा था। एक सुबह नीचे से आती हुई धमकियों की आवाज सुनकर मैं चौंक कर उठ गया। मैं भागते हुए किचन में गया और मैंने देखा कि केनेडी ने किसी जानवर की तरह डैड पर अपने दांतों से हमला कर दिया था। डैड के हाथ पर कटने का निशान था। निकल जाओ मेरे दिमाग से। उसे काबू में करने के लिए हम तीनों को एक साथ होना पड़ा, मैं, मॉम, डैड। केनेडी ने हम सबकी तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और एक कांपती हुई उंगली हमारी तरफ उठाई। तुम सब मेरे खिलाफ हो, उसने थूका, लेकिन तुम्हें मैं सबसे पहले मारूंगा। उस शाम मैं केनेडी के कमरे में गया। मैं उससे बात करना चाहता था। मुझे लगा कि ऐसा करने से उसे बेहतर महसूस होगा। वो खिड़की पर खड़ा था और बाहर जंगल की तरफ देख रहा था। क्या तुम देख रहे हो जॉन? उसने बिना पीछे मुड़े कहा। वो सांप, वो तुम्हारी तरफ भी देख रहा है। मेरे पेट में गांठ जैसी बंध गई। केनेडी, वहां कोई सांप नहीं है। तुम ठीक नहीं हो। चलो तुम्हारे लिए मदद ढूंढते हैं। फिर वो मुड़ा। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? तुम देखना, जल्द ही तुम देखना। सब्र का बांध तो अगली सुबह जाकर टूटा। मॉम के चिल्लाने की आवाज ने मुझे जगा दिया और मैं भागकर केनेडी को ढूंढते हुए किचन में भागा। उसके हाथ में चाकू था। वो मेरे अंदर है, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। मुझे उसे काट कर बाहर निकलना होगा। मैंने उसे पकड़ा, उसकी कमर के बल से उसे जमीन पर गिराया और उसके हाथ से चाकू ले लिया। वो किसी पागल आदमी की तरह मुझसे लड़ रहा था। इतनी ताकत से हाथ पैर मार रहा था जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसे पकड़ने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की। डैड ने कुछ केबल टाइज निकाली। हमने उसे बिस्तर पर बांध दिया और उसके हाथ पैर रस्सी से कस दिए। केनेडी ऐसी आवाज में हमें बददुआएं देने लगा जो उसकी नहीं थी। वो धीमी लेकिन भारी, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने केनेडी को हॉस्पिटल ले जाना चाहा कि कोई डॉक्टर उसे देखे, लेकिन हमारे रिलेटिव्स ने मना कर दिया।
उन सब ने मॉम डैड से कहा कि कैनेडी पर किसी प्रेत आत्मा का साया है और इसके लिए हमें जल्द से जल्द किसी प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। जब प्रीस्ट आए और उन्होंने होली वाटर छिड़का तो कैनेडी जोर से हंसने लगा, जो उसकी नहीं थी। वो गहरी, मर्दाना और नकल करने जैसी थी। तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? वो कुर्राया। ये मेरा है। जैसे ही प्रीस्ट ने अपनी प्रार्थना शुरू की, उनके हाथ कांपने लगे। उनकी आवाज घबराते हुए विनती कर रही थी। कैनेडी का शरीर पूरी तरह से हिलने लगा और उसके अंदर से ऐसी चीखें निकली जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मॉम ने अपने हाथ में जाप की माला पकड़ी हुई थी। वो रोते हुए प्रीस्ट से विनती कर रही थी कि वो रुके ना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरे दिन तक कैनेडी ने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी आवाज गहरी और बाहरी दुनिया जैसी, जिसने कभी अपना जोर नहीं छोड़ा था। उस रात मैं उसके साथ उसके कमरे में रुका, जबकि बाकी सभी लोगों ने आराम करने की कोशिश की। जॉन, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज हल्की और दबी हुई थी। इतने दिनों में पहली बार वो एक बार फिर मेरे भाई जैसा लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं यही हूं कहने, क्या हुआ? वो चला गया, उसने फुसफुसा कर कहा। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। लेकिन मैं मर रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं घबराने लगा। तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारना। वो धीरे से मुस्कुराया। दरअसल वो कभी नहीं जाता, उसने कहा। मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस बुला ली और किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैनेडी जा चुका था। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। 26 साल का कैनेडी ईफे लंदन में अगस्त 2016 को अजीब और रहस्यमय स्थिति में मारा गया। उसके परिवार ने कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। उन्होंने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर की मदद लेने से बेहतर भूत भगाने की कोशिश की। इन सब के दौरान कैनेडी को बांधा गया, खाने पीने और डॉक्टर की मदद मिलने से वंचित रखा गया और आखिर में लापरवाही बरतने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके मॉम डैड, भाई बहन पर हत्या, गैर ढंग से बंधी और इलाज के लिए ना ले जाने की वजह से हुई मौत के आरोप लगाए गए, लेकिन मार्च 2019 में ट्रायल के बाद इन सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। पर कैनेडी जा चुका था।